हाँ बच्चों नमस्कार। देखो आपकी बच्चों पोयम थी ये टाइगर इन द जू। इसके बारे में मैंने आपको जो छोटी मोटी बातें हैं और इससे संबंधित जो दो पहले दूसरे तीसरे पैराग्राफ हैं वो एक बार आपको समझा दिए थे। और ये देखें आप, ये जो सेकंड लास्ट वाला चल रहा था, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट शैल। मैंने कहा कि अगर वो शेर इस वक्त जंगल में होता तो वो ये करता वो करता, ही वुड बी सिटिंग इन द डार्कनेस। The tiger would have been sitting in the darkness, वो अंधेरे में कहीं बैठा होता, and he should have been waiting for his prey, और वो अपना जो प्रे है, अपना जो शिकार है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता। अगर वो जंगल में होता तो क्या करता, वो धीरे धीरे विदाउट मेकिंग ए नॉइज he would have been making a slow and noiseless movement। क्या कहा मैंने? He would have been making a slow and noiseless movement through the long grass near the pool where the fat deer come for drinking water। जहाँ मोटे मोटे मांसल फ्लैशी, क्या बोलते हैं बच्चों उसको? फ्लैश एक शब्द है, देखो फ्लैश, ये शब्द है FLESH। फ्लैश यानी मांस होता है, और जब आप इसमें जोड़ते हैं फ्लैशी तो इसका मीनिंग होगा बच्चों प्लम्प या मांसल, ये वर्ड है। तो वेयर प्लम्प डियर और वेयर द फ्लैशी डियर कम फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जहां पर मृग और मृग छोने आते हैं जलपान करने के लिए, चौकड़ियां बढ़ते हैं, और वहां पर जो वो घात लगाए बैठा रहता। अगर वो जंगल में होता तो, लेकिन अभी स्थिति उसकी दूसरी है। ही इज इम्प्रिजन्ड, he is kept behind the bars of a cage। वो जो पिंजरा है उस पिंजरे की सलाखों के पीछे बंद है। he is locked in a concrete shell। he is locked माने वो ताले में बंद है। he is imprisoned in a cell that is made by concrete, that is made of concrete यानी कंक्रीट से निर्मित जो कोठरी है, CELL सेल। देखो बच्चों, ये शेल शब्द जब आप विज्ञान में पढ़ते हो तो सर आपको इसका मीनिंग बताते होंगे कोशिका होता है। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? इन द सेंस ऑफ साइंस, या साइंस के संदर्भ में जब आप इसको पढ़ते हो तो शेल का मतलब हम बोलते हैं कोशिका, और सेल जो है इसका मीनिंग जो है बच्चों यहां पर, इसमें सेल का मतलब है कोठरी। काल कोठरी होती है तो कोठरी। द टाइगर इज इम्प्रिजन्ड इन ए सेल। The tiger is imprisoned in a small room। एक छोटे से कमरे में कैद है। And the room or the cell is made of concrete। और वो रूम या वो जो सेल है, वो कोठरी जो है वो कंक्रीट से बनी हुई है, उसके अंदर वो बुरी तरह से कैद है। His strength behind bars although the tiger is very powerful। हालांकि टाइगर जो है बड़ा पावरफुल है, but his power is useless, but his power is of no use। परंतु उसकी शक्ति बेकार है, परंतु उसकी जो ताकत है वो इतना ताकतवर होने के बावजूद भी क्या है बच्चों? निसहाय है, असहाय है। he is helpless, वो असहाय है। he is very poor, इस स्थिति के अंदर जो है he is in a very poor situation, वह बड़ी दुखद स्थिति में। although he is powerful but his terrible power, Despite his terrible power, अपनी विनाशक शक्ति के बावजूद, he is behind the bars, यानी वह उस काल कोठरी की सलाखों के पीछे कैद है अपनी विनाशक शक्ति के बावजूद। Despite his terrible strength, अपनी विनाशक शक्ति के बावजूद, अपनी भयानक शक्ति के बावजूद, he is imprisoned behind the bars, सलाखों के पीछे वो कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इसका मीनिंग ये होता है बच्चों, देखो स्टॉक का मतलब मैंने आपको कहा था टू वॉक प्राउडली का मतलब गरु चलना, बड़े गरु के साथ चलना। देखो ये कोई कमरा है, ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। ही स्टॉक्स अलोंग द लेंथ, ही स्टॉक्स माने ही वॉक्स, समझो, ही वॉक्स पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द केज। उसका जो पिंजरा या उसकी जो कोठरी है
उस कोठरी की लंबाई के समानांतर वह चलता है। ही वॉक्स प्राउडली, स्टॉक माने ही वॉक्स प्राउडली अलोंग और पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द केज, वह उसका जो पिंजरा है उस पिंजरे की लंबाई के समानांतर चलता है। और आपको पता है बच्चों, मियाँ जी की दौड़ मस्जिद तक होती है, तो आप ये समझें कि वह शेर जो पिंजरे में कैद है वो कितने कदम चलता होगा। उसकी लंबाई आपको पता है, कालकोठरी की लंबाई ज्यादा नहीं है। जब वो जंगल में होता था कोसों चलता होगा। जब वो जंगल में होता था वो जोर जोर से दहाड़ता होगा। जब वो जंगल में होता था तो जंगल के आसपास के गांव, जंगल के आसपास जो गांव हैं, उन गांव में स्थित घरों में जो निवासी लोग हैं उनको अक्सर वो डराता होगा। और जो मांसल जो मृग होते हैं, जो मांसल हिरण हैं, उनको मारने के लिए वो घास जमाए बैठा होता था लंबी लंबी घास में से, विदाउट मेकिंग ए नॉइज, बिना शोरगुल किए जो है स्लो मूवमेंट करता था, ताकि जैसे ही कोई हिरण आए और ये इसको दर्द दबोच ले। अच्छा बात को समझो बच्चों, ये जो टाइगर है इसका जो पंजा है ये बड़ा सॉफ्ट होता है। टाइगर का पंजा जो है बड़ा सॉफ्ट होता है, जिसको हमारे इस राइटर ने, हमारे इस पोएट ने क्या कहा है, उसने उसके वो जो पंजा है उसका जो सॉफ्ट पार्ट है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, कौन सा, वेलवेटी पैड्स। देखो आप ये बच्चों वेलवेटी पैड्स। वेलवेटी पैड्स जो है बच्चों, पैड का मतलब जब क्रिकेट वगैरह खेलते हैं और पांव की रक्षा के लिए हम पैड लगाते हैं, एक प्रकार की गदली होती है। ये सर पे आप हेलमेट लगाते हो, रक्षा कवच। इन द सेम वे जब पैरों की हिफाजत करने के लिए क्रिकेट की जो गेंद है, कॉर्क की गेंद बड़ी सख्त होती है, तो आकर के कहीं पैरों को जख्मी न कर दे, वी यूज पैड्स फॉर दैट, फॉर अवर सेफ्टी। हम अपनी सेफ्टी के लिए किसको प्रयोग करते हैं, पैड्स को करते हैं। तो पैड्स का मतलब बच्चों यहाँ गदली है, और वेलवेटी का मतलब मखमल से बना हुआ। मैं समझाना चाहता हूं कि शेर का जो पंजा है उसका PAW पा यानी पंजा, CLAW क्ला माने पंजा, तो उसके शेर के पांव का जो पंजा है वो है वेलवेटी पैड्स। वेलवेटी पैड्स का मतलब समझ में आ गया आपके, शेर का जो पांव है उसका जो उसके पांव के नीचे वाला पार्ट है यानी उसका जो पंजा है, तो दैट इज उसको बताया गया है वेलवेटी पैड्स। वेलवेटी पैड्स की तरह, जस्ट लाइक वेलवेटी पैड्स, वेलवेटी पैड्स की तरह बताया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा बच्चों इसलिए क्योंकि अगर उसका पंजा बहुत सख्त होता, माने उसके नाखून बहुत सख्त होते, तो जब वो चलता तो ठक ठक की आवाज आती, और ठक ठक की आवाज आती तो दुनिया को पता चल जाता शेर आ रहा, तो शेर को कोई शिकार कभी मिलता ही नहीं। इसलिए उसके पांव के जो पंजे हैं उनको कैसा बताया गया है, उनको वेलवेटी पैड्स की तरह बताया गया, बहुत सॉफ्ट होते हैं वो। इसलिए क्या करता है, व्हेन ए टाइगर वॉक्स, जब एक टाइगर चलता है तो क्या होता है, ही मेक्स नो नॉइज, ही मेक्स नो नॉइज, वो बिल्कुल शोर नहीं मचाता है, ठीक है, एंड ही मेक्स स्लो मूवमेंट, वो धीरे 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 चलता है। वो बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी घास है, उस घास में से होते हुए वो चलता है, ग्लाइड्स, सरकते हुए, फिसलते हुए, खिसकते हुए, वो उधर से धीरे 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 चलता, पता ही नहीं चलता कब शेर आ गया। और शेर की भी बड़े बड़े बाल होते हैं और घास, और वो दोनों एक में हो जाते हैं, पता नहीं चलता। और जैसे ही कोई हिरण उस तालाब के ऊपर पानी पीने के लिए आता है, टाइगर क्या करता है, ये उसको अपना प्रे बना लेता है, ये उसको अपना शिकार बना लेता है। अच्छा देखो, he stands behind bars stroking the length of his cage ignoring visitors। इग्नोरिंग विजिटर्स का मतलब यह है कि जब चिड़ियाघर में ये कैद है, सो मेनी विजिटर्स कम देयर टू गेट ए ग्लांस ऑफ इट, टू गेट ए ग्लिम्प्स ऑफ इट, इसकी झलक पाने के लिए, इसका दीदार करने के लिए, इस शेर को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं, बहुत सारे आगंतुक आते हैं। लेकिन वह क्या करता है, he neglects them, the tiger neglects all the visitors। टाइगर सारे आगंतुक लोगों को नेग्लेक्ट करता है, बिकॉज दे आर ऑफ नो इंपोर्टेंस इन हिज व्यू, उसकी दृष्टि के अंदर वे कोई इंपोर्टेंस नहीं रखते हैं, कोई महत्व नहीं रखते हैं। दैट्स वाई ही डज नॉट इवन लुक एट देम, दैट्स वाई ही डज नॉट इवन लुक एट देम, यहां तक कि वह उनकी तरफ नजर उठा करके भी देखना पसंद नहीं करता है। क्योंकि अगर जंगल होता और ये दर्शक उसको देखने आते, क्या समझ गए, खिलौना, उसको पिंजरे में बंद खिलौना समझ के आ रहे हैं दर्शक लोग। और अगर जंगल होता या आजाद होता
तो इन लोगों की जरूरत नहीं होती, इन लोगों की हिम्मत नहीं होती उसको देखने आते, और अगर आते तो अपने आप को उसके पेट में पाते। आगे देखो, He hears the last voice at night, वह रात्रि के समय अंतिम आवाज सुनता है। The tiger hears the last sound at the time of night, रात्रि की वेला में टाइगर अंतिम आवाज सुनता है, और ये अंतिम आवाज किसकी है? And this last sound is the sound of the patrolling cars. ये जो अंतिम आवाज है बच्चों, ये गश्त लगाने वाली जो गश्ती कारें हैं, गश्त लगाने वाली कारें, उन गश्त लगाने वाली कारों की अंतिम आवाज है। ऐसा क्यों, ये अंतिम आवाज क्यों है? बिकॉज एवरीबडी हैज फॉलन asleep, हर कोई नींद के आगोश में डूब गया है। चराचर यानी पूरा संसार जो है, जहां पर मनुष्य हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, एवरीथिंग एंड एवरीबडी हैज फॉलन asleep, हर कोई नींद के गहरे आगोश में डूब गया है, और पूरी रात कैसी है? निस्तब्ध है। द नाइट इज टोटली साइलेंट, रात्रि पूरी तरह निस्तब्ध है, किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही है। एंड द टाइगर हियर्स द लास्ट साउंड ऑफ द नाइट, लास्ट साउंड एट नाइट, और रात्रि की इस वेला में वो अंतिम आवाज सुनता है। दिस इज द वार्निंग साउंड, एंड दिस इज द वार्निंग साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, और ये जो पेट्रोलिंग कार्स हैं ये उनकी सावचेत करने वाली ध्वनि है, इस ध्वनि को वह सुनता है। बच्चों एक बार ध्यान से सुनना, HEAR, ईयर को अंडरलाइन कीजिए, और ये अच्छे से समझ लीजिए कि HEAR हियर एक ऐसी वर्ब है कि इसका प्रयोग बच्चों कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता, और अगर किया गया है तो गलत है। और ऐसे वाक्य को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको इंडेफिनिट टेंस में बदलना चाहिए। अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस है तो काट के उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाओ, अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको काट के क्या बनाओ? प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपको कहा कि व्हाट आर यू हियरिंग आउटसाइड, आप बाहर की तरफ क्या सुन रहे हैं? आर यू हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड, क्या आप बाहर की तरफ एक विचित्र आवाज सुन रहे हैं? अगर ऐसा सेंटेंस मैंने कहा तो गलत कहा। शुद्ध क्या बनेगा? डू यू हियर ए स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड, डू यू हियर ए स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड, क्या आप बाहर की तरफ एक अजीब आवाज सुन रहे हैं? मैंने कहा अनुवाद तो वही कर दो, अनुवाद तो रहा हूं कर सकते हो आप, बट यू कांट ट्रांसलेट दैट सेंटेंस इनटू इंग्लिश इन कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अगर ये क्रिया है तो उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते। इस क्रिया का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में कभी बच्चों नहीं होता है। अच्छा देखो, ही हियर्स द लास्ट वॉइस और साउंड एक ही बात है ना, वॉइस माने आवाज होता है, साउंड यानी भी आवाज होता है। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। द पेट्रोलिंग कार्स का मतलब होता है द वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोल का मतलब बच्चों गश्त लगाना होता है। ये वो पेट्रोल नहीं है जो गाड़ी में डलवा के आप चलते हो, समझ गए? वो तो अलग है। वो जो पेट्रोलियम है वो चट्टानों का तेल होता है, पेट्रो प्लस ओलियम, ठीक है? तो वो अलग है। स्पेलिंग देखो आप क्या लिखी है, पेट्रोल, PATROL, पेट्रोल का मतलब होता है गश्त लगाना। द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स इज हर्ड बाय द टाइगर। पेट्रोलिंग कार्स की जो आवाज है, गश्ती कारों की जो आवाज है, वो टाइगर के द्वारा सुनी जाती है एट नाइट, रात्रि में। एंड इट सीम्स टू बी द लास्ट साउंड एट नाइट, और रात्रि के समय की जो है ये अंतिम आवाज, अंतिम ध्वनि प्रतीत होती है। एंड स्ट्रेयर्स, और टाइगर जो है बच्चों घूरता रहता है। आप जानते हो STARE, स्टेयर का मतलब क्या होता है? STARE, स्टेयर्स का मतलब बच्चों हिंदी में होता है एनिमेश। अब आप ये कहोगे गुरुजी अंग्रेजी में तो ये मुश्किल है ही, फिर आपने हिंदी में और मुश्किल बताया है। दरअसल मुश्किल नहीं है, मैं समझाना ही चाहता हूं बच्चों। एनिमेश का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज को टकटकी लगाकर देखते हैं, जब आप किसी चीज को नजर बांध कर देखते हैं, दृष्टि जमाए, नजर गड़ाए, बिना पलकें झपके, उसको एनिमेश कहा जाता है। एनिमेश का मतलब वो स्थिति जब आप पलकें झपकते नहीं हो और किसी चीज को घूरते रहते हो। और बच्चों याद रखो, हिंदी में जो देवता शब्द है उसका पर्यायवाची भी माना गया है एनिमेश। देवता जो है, सूर्य देवता, ये जो पर्यायवाची शब्द चलते हैं हिंदी में, तो देवता का पर्यायवाची भी एनिमेश माना गया है। मैं तो यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि एंड स्ट्रेयर्स, और टाइगर घूरता है अनिमेश, और टाइगर अनिमेश देखता है बिना पलक झपकाए।
बिना दृष्टि को झपकाए जो है ना, अपनी नजर गड़ाए, दृष्टि जमाए वह देखता है विद हिज ब्रिलियंट आईज। देखो बच्चों, ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है वन हू इज इंटेलिजेंट। एक आदमी जो पढ़ाई में, एक बच्चा जो होशियार, हम क्या बोलते हैं, इज ब्रिलियंट, इज ब्रिलियंट। ब्रिलियंट को आप जीनियस भी कहते हो, जीनियस। रामानुजन was one of the greatest mathematical geniuses of the world। रामानुजन दुनिया की महानतम गणितीय प्रतिभाओं में से एक थे। जीनियस, तो जीनियस शब्द जो है बच्चों, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसेस, यानी जीनियस का मतलब प्रतिभा होता है, नाउन है, उसका प्लूरल बन सकता है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट्स नहीं बनता, क्योंकि ब्रिलियंट तो क्या नहीं है, ब्रिलियंट नाउन नहीं है, ब्रिलियंट तो एडजेक्टिव है। ओके, तो ब्रिलियंट के दो मीनिंग है। बच्चा अगर पढ़ाई में होशियार है तो ब्रिलियंट, और अगर किसी की आंखें क्या करती है, चमचमाती है, तो आंखें ब्रिलियंट। तारे आसमान में चमचमाते हैं, टिमटिमाते हैं, तो तारे भी ब्रिलियंट। दरअसल मैं बताना ही चाह रहा हूं कि जो ब्रिलियंट शब्द है बच्चों, इसका हिंदी में मतलब होता है, जैसे ये शब्द है बच्चों, दीप्तिमय या कांतिमय या तेजोमय, प्रभामय, प्रभामय। एक शब्द है, देखो आप, NIMBUS, निम्बस। गौर से देखना क्या शब्द लिखा है, NIMBUS, N फॉर नेस्ट, NIMBUS, निम्बस। दरअसल क्या है बच्चों, जब भी आपने किसी देवता की तस्वीर देखी है तो उस देवता की तस्वीर के चारों तरफ ऐसा 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 एक देखा होगा आपने, प्रभामंडल। ये जो बच्चों प्रभामंडल होता है, इसको अंग्रेजी में निम्बस कहते हैं। निम्बस के दो मीनिंग होते हैं। निम्बस का मीनिंग तो एक पानी से भरा हुआ बादल भी होता है, और निम्बस का मतलब प्रभामंडल भी होता है। तो यहां पर दरअसल बताया ये गया, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और वह अपनी चमचमाती हुई, अपनी शाइनिंग आईज, और अपनी चमचमाती हुई आंखों से वो क्या करता है, वो घूरता है। बच्चों, स्टेयर एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद हमेशा एट लेती है। स्टेयर एट होता है, लुक एट होता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लुक एट हो, लेकिन अगर मैं आपको कहूंगा कि बोर्ड की तरफ देखो तो लुक ऑन द बोर्ड नहीं, मुझे कहना चाहिए लुक एट द बोर्ड। वैसे लुक इनटू भी होता है, लुक इनटू द मैटर, लुक आफ्टर अवर ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माता पिताओं की देखभाल करना। लुक फॉर ए लॉस्ट थिंग, कोई गुमी हुई चीज को अपन ढूंढते हैं तो लुक फॉर भी होता है। परंतु देखने और समझने वाली बात यह है कि स्टेयर का मीनिंग अगर घूरना है तो उसके बाद में एट आता है, स्टेयर एट। तो देखो इसमें क्या लिखा है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, एट आ गया ना, एंड विद हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी चमचमाती हुई आंखों से, द टाइगर स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स। टाइगर क्या करता है, आसमान में चमचमाते हुए जो सितारे हैं, टाइगर अपनी चमचमाती हुई आंखों से आसमान में चमचमाते हुए सितारों को तकता है, उनको घूरता है, उनको घूरता है। तो इस तरीके से बच्चों देखो, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अंत तो गत्वा, या वो जो है रात्रि के समय की अंतिम जो आवाज है उसको सुनता है। और ये आवाज किसकी है, एंड दिस इज द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, और ये आवाज पेट्रोलिंग कार्स या गश्त लगाने वाली कारों की है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और वो क्या करता है, ही स्टेयर्स, ही स्टेयर्स का मतलब वो नजर गड़ा के देखता है। किसकी ओर देखता है, ही स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट, ही स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और वह चमचमाते हुए सितारों की और अपनी चमचमाती हुई आंखों से देखता है। ऐसा क्यों, ऐसा शायद इसलिए क्योंकि उसे जंगल की वो दिन याद आ जाते हैं, उसे आजादी के वो दिन याद आ जाते हैं, व्हेन ही वाज फ्री, जब वो बिल्कुल आजाद था। ही वॉज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, ही वॉज द किंग ऑफ जंगल, जब वो जंगल का राजा था और चारों तरफ घूमता था और खुली चांदनी रात के अंदर क्या करता था, वो आसमान के सितारों को तकता था, घूरता था। तो जब वो इस पिंजरे में कैद है, इस कालकोठरी में कैद है, तो इसे पुराने दिन याद आ जाते हैं, और इन दिनों की मन शायद है उन दिनों से तुलना करने लगता है। आइए बच्चों, हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद करेंगे आपसे बाकी बात।
हाँ तो बच्चों देखो, ये शब्द देखना आप बोर्ड की तरफ। SEEC माने देखना होता है, लिखते चलना आप। SEEC यानी देखना। LOO के लुक, लुक यानी देखना होता है, और लुक के साथ में जनरली आपको एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। BEHOLD behold यानी देखना होता है। BEHOLD behold यानी देखना होता है। आइए बच्चों, एक वर्ब आई है वॉच। यू वॉच टीवी, आप टीवी देखते हैं, तो WATCH वॉच यानी देखना है। स्टेयर यानी टकटकी लगाकर देखना, एनिमेश देखना, और ये अपने बाद एट लेता है। स्पाई का मतलब बच्चों चोरी छुपे देखना है। आप की होल में से अंदर झांक रहे हैं और विदाउट परमिशन आप अंदर देख रहे हैं, अंदर की गतिविधियां देख रहे हैं, इसको स्पाई कहते हैं। इसमें जासूसी का भाव है, इसमें गुप्तचर, जो गुप्तचर है उसके होने का भाव है। और ये बच्चों अंतिम शब्द है ग्लांस। ग्लांस का मतलब किसी की झलक पाने के लिए देखना। आप किसी की झलक पाना चाहते हो, जैसे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया है, ठीक है, अमिताभ बच्चन आए हैं, और उसको क्या, उसकी एक झलक देखने के लिए जो जनता है वो बेताब है, तो हर कोई क्या उसकी झलक पाना चाहता है। तो ग्लांस में वैसा मीनिंग है, किसी की झलक पाने के लिए जो ललक है, झलक पाने की ललक होना, झलक पाने की ललक होना। तो इस तरीके से आपने देखा ये सारी वर्ब्स हैं, ये सारी क्रियाएं हैं बच्चों, और इन सबका मीनिंग देखना है। ये सारे सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। ओके बच्चों, एक शब्द आप इस पोएम के अंदर बार बार देख रहे हैं बच्चों, एक शब्द आ रहा है हैबिटेट। HABIT, हैबिट यानी तो आदत होता है। हैबिट, हैबिट यानी क्या होता है? आदत। देखना आप, हैबिट यानी आदत होता है, लेकिन HABITAT, हैबिटेट हो गया बच्चों, आवास। आप इसको होम कहते हैं, होम। आप इसको हाउस कहते हैं, हाउस। आप इसको बच्चों रेजिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब क्या होता है? जहां आप रिसाइड करते हैं, वेर यू रिसाइड, जहां पर आप निवास करते हैं। तो हैबिटेट कह दो, होम कह दो, हाउस कह दो, रेजिडेंस कह दो, ये सब बच्चों क्या हैं? ये सारे के सारे सिनोनिम हैं। और जब आप कहीं रहते हो तो आप कहते हो आई लिव देयर, आई रिसाइड देयर, आई ड्वेल देयर। DWELL, ड्वेल माने भी रहना होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने जाना ये जो पोयम है, और इनकी इसकी जो राइटर है, जो पोएट है, उनका नाम है लेज़ली नॉरिस। लेज़ली नॉरिस की जो कविता है ए टाइगर इन द जू, ये मैंने आपको ठीक से समझाई। और इसके अंदर बच्चों मैंने आपको बताया कंट्रास्ट, किसके बीच में? एक वो शेर जो पिंजरे में कैद है, एक वो शेर जो जंगल के अंदर स्वतंत्र होकर के घूम रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में, दोनों की जो सोच है उसके बीच में क्या अंतर है। और पराधीन होने के बाद में आदमी जो कोई मतलब मनुष्य ही नहीं, यहाँ तक कि जो जानवर हैं उनको भी आज़ादी चाहिए, और वो भी पराधीन होने के बाद में आज़ादी की किसी कामना करते हैं, और उनकी भावनाएं कैसी होती है। इन सब चीज़ों को अपन ने इस कविता में लिया है। अब बच्चों अपन ऐसा करेंगे, इसके जस्ट आगे वाला जो चैप्टर है, वैसे यो तो देखो इसके आगे एक पोएम दी हुई है द टाइगर, लेकिन इट इज़ ओनली फॉर रीडिंग, ये केवल पढ़ने के लिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगर मुझे बाद में समय मिला तो मैं इन चीज़ों को क्लियर करूँगा। बाकी आप बच्चों ऐसा करो, आप सीधे आगे वाले चैप्टर पे आ जाओ। आगे वाला चैप्टर है ये पेज नंबर, इस पे आ जाओ आप, पेज नंबर 32, और जो पार्ट है उसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग माने उड़ने के बारे में दो कहानियां, उड़ने के बारे में दो कहानियां। तो बच्चों उससे पहले कि हम इस चैप्टर को पढ़ें, मैं आपको कुछ क्रियाएं हैं उनकी जानकारी दूंगा, वो लें आप। देखो स्टार्ट करो लिखना। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, दिस इज द नेम ऑफ द लेसन, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। देखो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और पहला जो चैप्टर है बच्चों, इसमें अपन क्या देखेंगे? ही फर्स्ट फ्लाइट। और ही फर्स्ट फ्लाइट को किसने लिखा है? लियाम ओ फ्लेहर्टी ने लिखा है। लियाम ओ फ्लेहर्टी ने इसको लिखा है। अब देखो बच्चों, इसमें जो क्रियाएं मैं आपको बता रहा हूं वो देखो, फ्लाई, फ्लो, एक वर्ब है फ्लाई। फ्लाई सेकंड फॉर्म क्या होगी? फ्लाई, लिखते चलना, फ्लू। और आगे देखना बच्चों, फ्लोन होता है। कई बार हम कहते हैं वाटर, मच वाटर हैज फ्लोन, बहुत सारा पानी बह गया है, बहुत सारा पानी बह गया, बहुत सारा पानी उड़ गया है। तो आपको ये देखना चाहिए बच्चों, ये अलग क्रिया है, FLOW। देखो गौर से, फ्लो की सेकंड फॉर्म तो फ्लोड होती है, तो मच वाटर हैज फ्लोन गलत है,
आपको कहना चाहिए मच वाटर हैज फ्लोड, क्योंकि फ्लो यानी बहना होता है, फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है देखो, और फ्लो फ्लो फ्लू फ्लोन नहीं होता, फ्लो फ्लोड फ्लोड होता है। आगे देखो इसके बाद भी आती है बच्चों एक क्रिया लाई, इस पे भी गौर से देखो। LIE लाई मानी क्या होता है, सभी लोग देखो इसका मीनिंग उड़ना लिखना, उड़ना उड़ना, इसका मीनिंग क्या है बहना, बहना। और लाई यानी क्या होता है बच्चों, झूठ बोलना। अगर इसका मीनिंग झूठ बोलना है तो सेकंड फॉर्म होगी लाइड, और थर्ड भी बच्चों लाइड होगी, लिखते चलना। और लाई का मीनिंग तो बच्चों लेटना भी होता है, लाई यानी क्या होता है लेटना। अगर इसका मीनिंग लेटना है तो सेकंड फॉर्म क्या होगी ले, और थर्ड फॉर्म होगी बच्चों LAIN। ओके, ये जो ले है बच्चों इसको एक बार यहां लाओ। ले मानी होता है रखना, रखना। जैसे मैंने कहा था कि मुर्गी रोज सोने का अंडा देती है, तो अंडा देने के सेंस में भी ले का ही प्रयोग करते हैं, बंद रखना या देना। पर जनरली गिव के स्थान पर ले का प्रयोग नहीं होता, अंडा देने के सेंस में आप ले का प्रयोग कर सकते हो। तो ले की सेकंड फॉर्म होगी बच्चों लेड, और इधर देखना LAID। आगे देखो एक बच्चों एक वर्ब और है राइज, ये है बच्चों राइज। राइज मानी क्या होता है उदय होना, उदय होना। जैसे सूर्य उदय हो रहा है तो राइज। सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी आपको रोज, रोज यानी गुलाब भी होता है, और इसकी सेकंड फॉर्म भी है रोज, और थर्ड फॉर्म है बच्चों देखो राइजन। थर्ड फॉर्म राइजन है। और आगे देखना बच्चों ये एक वर्ब है रेज, रेज मानी होता है उठाना। जैसे मैंने आपको कहा प्लीज राइज योर हैंड्स, अपने हाथों को उदय करो, नहीं, मुझे कहना चाहिए प्लीज रेज योर हैंड्स, कृपया अपने हाथ ऊपर उठाओ। तो रेज जो है बच्चों, अब रेज है और मैं आपको कहता हूं ही रोज हिज हैंड, नहीं, ही रेज्ड, सेकंड फॉर्म तो रेज्ड होगी। देखो RAISED, इधर भी आपको करना पड़ेगा RAISED। These are the most important and the confusing verbs। ये क्रियाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं तथा थोड़ा कंफ्यूज करने वाली है, और इन सारी क्रियाओं का संबंध बच्चों इस पहले वाले पार्ट से है। कौन से हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, जो पार्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, द चैप्टर आई एम गोइंग टू टीच यू, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, कंप्राइजेज ऑल दीज वर्ब्स। उसके अंदर ये सारी जो क्रियाएं हैं, फ्लाई फ्लो लाई लाई, ठीक है, ले राइज रेज, इन सारी क्रियाओं का कहीं ना कहीं आपको, इन सारी क्रियाओं से आपका साबका पड़ेगा, आपको काम पड़ेगा इनसे, ये बीच में कहीं ना कहीं आएगी। तो आपको इनको एक ही दृष्टि में जो है लिख लेना चाहिए, लिख के याद कर लेना चाहिए। उतारो फटाफट। और उसके बाद में बच्चों ये जो है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसके स्थान पर अब मैं इसको चेंज करके क्या कर रहा हूं, पहले वाले चैप्टर का नाम लिख रहा हूं, कौन सा, हिज फर्स्ट फ्लाइट। लिखो बच्चों हिज फर्स्ट फ्लाइट, दिस इज द नेम ऑफ द स्टोरी। ओ लियाम फ्लेहर्टी, ये राइटर का नाम है फ्लेहर्टी, ये भी याद होना चाहिए आपको, ऑथर का नाम। फटाफट उतारो बच्चों। FLY फ्लाई, समय कम है, FLY फ्लाई माने उड़ना। सेकंड फॉर्म देखो बच्चों FLEW, और थर्ड FLOWN। अगर किसी को स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप ये भी देख लो कि मैं बोल भी रहा हूं साथ में। FLOW फ्लो यानी बहना, और सेकंड फॉर्म बनाने के लिए तथा थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको इसके अंत में ED जोड़ना, फ्लोड फ्लोड, कुछ नहीं करना है। आगे लाई LIE लाई माने झूठ बोलना, और इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए मात्र D जोड़ना है, क्योंकि तो पहले एडवांस में आ रहा है, लाई लाइड लाइड। फिर लाई माने लेटना, लेकिन इस बार सेकंड फॉर्म चेंज हो रही है, और इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी बच्चों LAY ले, और इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी लैन। लाई ले बच्चों सेकंड फॉर्म भी होती है और ले फर्स्ट फॉर्म भी होती है, लेकिन ले अगर सेकंड फॉर्म है तो उसका मीनिंग लेटना है, और ले अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसका मीनिंग रखना या देना है। और ले अगर बच्चों फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, लेड लेड। राइज, राइज यानी उदय होना, सेकंड फॉर्म रोज है, और थर्ड है बच्चों राइजन, RISEN। और एक है बच्चों रेज, रेज माने क्या होता है उठाना, सेकंड फॉर्म होगी रेज्ड रेज। इसके साथ लगे हाथ बच्चों मैं आपको एक वर्ब और थोड़ी स्पेशल बताता हूं। आप सभी जानते हैं कि फाइंड यानी पाना होता है, और सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। देखना एक बार, FIND, फाइंड यानी होता है बच्चों पाना, फाइंड यानी पाना होता है, और सेकंड फॉर्म होती है बच्चों इसकी FOUND फाउंड, और इधर आ गई FOUND फाउंड। तो फाइंड का मतलब पाना, पाना का मतलब क्रिया के अर्थ में, ठीक है बच्चों। पाने वो भी होते हैं जिसके द्वारा एक मिस्त्री क्या करता है कि कोई मोटरसाइकिल वगैरह जो उसको ठीक करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स, मैं उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं।
पाना में क्रिया के अर्थ में बात कर रहा हूं। पाना का मतलब कोई क्रिया है, उसके अर्थ में हम कोई चीज को पा जाते हैं। फाइंड, फाउंड, फाउंड, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां प्रॉब्लम है बच्चों, फाउंड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बच्चों के दिमाग में ये बात बैठी रहती है, लेकिन ये याद रहे कि फाउंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, तब उसका मीनिंग होता है स्थापना करना। देखो फाउंड, मैंने आपको ये कहा फाउंड यानी होता है बच्चों स्थापना करना। जैसे मैंने आपको कहा कि अकबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर, सॉरी बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया। बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया, यानी बाबर ने हिंदुस्तान में क्या किया, बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, मुगल साम्राज्य की स्थापना की। फाउंड है बच्चों, और उसकी सेकंड फॉर्म बनेगी फाउंडेड। फाउंड की सेकंड फॉर्म बनेगी फाउंडेड, और अंत में देखो बच्चों ये अंतिम फॉर्म भी फाउंडेड बनेगी, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। तो इस तरीके से बच्चों दीज आर द इंपॉर्टेंट एंड द कंफ्यूजिंग वर्ब्स। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज करने वाली है, ये मैंने आपको लिखाई है। अब मैं स्टोरी पे आता हूं। देखो बच्चों, His first flight, उसकी पहली उड़ान, बिफोर यू रीड, उससे पहले कि आप पढ़ो, since the earliest times, since the ancient times यानी प्राचीन काल से ही, humans have dreamed of, मनुष्यों ने यह सपना देखा है, मनुष्यों ने यह ख्वाब देखा है। ड्रीम अपने बाद हमेशा ऑफ लेता है, याद रखना। ड्रीम मानी ख्वाब देखना होता है। humans have dreamed of conquering the skies, मनुष्यों ने हमेशा ही जो क्षितिज है, मनुष्यों ने हमेशा ही जो आकाश है, उस आकाश के ऊपर विजय प्राप्त करने का सपना देखा है। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने आकाश के ऊपर विजय प्राप्त करने का सपना देखा है। बच्चों आपके दिमाग में यह सवाल पैदा हो सकता है कि एस के वाई स्काई माने आकाश होता है, ये तो आपने भी सुना होगा। एस के वाई स्काई माने आकाश होता है। इधर देखो, एस के वाई स्काई माने आकाश होता है। वेरी गुड। एक शब्द है बच्चों फर्मामेंट, FIRMAMENT। अगर नहीं सुना तो सुन लें, फर्मामेंट का मतलब भी आकाश ही होता है। स्काई मानी आकाश होता है, फर्मामेंट FIRMA, फर्मा MENT, फर्मामेंट यानी भी आकाश होता है। और यूं बच्चों जो ये आकाश है, अंतरिक्ष है, इसको आप स्पेस भी कहते हैं। स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होता है। यूरी गागरिन वाज द फर्स्ट पर्सन दैट वेंट इनटू स्पेस। यूरी गागरिन वो पहले आदमी थे जो अंतरिक्ष में गए थे। और एक बात अच्छे से दिमाग में बैठाइए, स्पेस शब्द का मतलब अगर अंतरिक्ष है तो उसके पहले द नहीं आएगा, लेकिन स्पेस शब्द का मतलब अगर जगह है, खाली जगह, तो द जरूर आएगा। यूरी गागरिन वाज द फर्स्ट पर्सन दैट वेंट इनटू स्पेस है, इनटू द स्पेस नहीं है। समझ गए? अंतरिक्ष के अर्थ में, आकाश के अर्थ में आप स्पेस शब्द के पहले कभी भी द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, आपको नहीं करना चाहिए। एक शब्द और देखिए बच्चों, एक शब्द कोस्मोस। ये है कोस्मोस। कोस्मोस का मतलब भी वैसा ही है, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड वगैरह कहते हो। ब्रह्मांड जो है वो अंतरिक्ष है। एक शब्द बच्चों यूनिवर्स। यूनिवर्स, तो ये सारे शब्द तो मिलते जुलते हैं। मैं जो समझाना चाहता हूं वो दूसरी बात है। स्काई माने आकाश होता है। कैन द वर्ड स्काई बी यूज्ड इन इट्स प्लूरल फॉर्म? क्या स्काई शब्द का प्रयोग बहुवचनीय रूप में किया जा सकता है? ये यक्ष प्रश्न है जिसके ऊपर मैं प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। स्काई को स्काईज क्यों लिख दिया राइटर ने? दरअसल क्या है बच्चों, आप भूगोल के सेंस में, भूगोल के अर्थ में जब भूगोल वाले सर आपको पढ़ाते हैं तो आपको बताते होंगे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो सो मेनी स्फेयर्स आर देयर। कई प्रकार के जो वायुमंडल के कई स्फेयर हैं, एक के बाद एक। ओजोनोस्फियर है ना, ओजोन मंडल। तो मैं समझाना चाहता हूं ये स्काईज का मतलब आकाश से नहीं है, या स्काईज का मतलब आकाश के विभिन्न मंडलों से है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ आकाश का मतलब क्या है? स्फेयर्स। आकाश का मतलब क्या है? डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ द स्काई। आकाश के जो विभिन्न मंडल हैं, उन आकाश के विभिन्न मंडलों के ऊपर शताब्दियों पहले से ही, युगों पहले से ही, प्राचीन काल से ही मनुष्य ने जो जीत का ध्वज है वो फहराने का ख्वाब देखा है। मनुष्य ने शताब्दियों पहले से ही आकाश के विभिन्न मंडलों के ऊपर जीत का ध्वज या विजय का ध्वज फहराने का ख्वाब देखा है। Here are two stories about flying। यहाँ पर उड़ने के बारे में दो कहानियां दी गई है। Here are two stories about flying। about के बाद में बच्चों फ्लाई आ रहा है, और फ्लाई में आईएनजी आ रहा है। याद है ना, जब भी किसी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो साथ में आईएनजी लेकर के आएगी। डू यू रिमेंबर? कि आपको याद है? आगे देखिए आप। A young seagull is afraid to fly। मैंने कई बार कहा कि अफ्रेड एक ऐसा शब्द है जो अपने बाद में ऑफ लेता है। देखो बच्चों बोर्ड पे देखना, अफ्रेड अपने बाद में ऑफ लेता है, ऐसा मैंने कई बार कहा। और फिर आप कहोगे सर यहाँ तो अफ्रेड के बाद में ऑफ नहीं आ रहा, टू आ रहा है। देखो बच्चों, अफ्रेड टू डू समथिंग। बात को समझना, कोई काम करने में आदमी भयभीत होता है तो अफ्रेड टू डू समथिंग होता है, और अफ्रेड ऑफ समबडी। बात समझो, अफ्रेड ऑफ समबडी। जब आप किसी आदमी से भयभीत होते हो तो अफ्रेड विद नहीं आता बच्चों, अफ्रेड विद कभी नहीं आता, अफ्रेड ऑफ आता है।
और जब आप कोई काम करने में भयभीत होते हो तो अफ्रेड इन डूइंग समथिंग नहीं होता। अफ्रेड जब कोई काम करने में भयभीत हूं, जैसे मैं कोई काम करने में भयभीत हूं, आई एम अफ्रेड इन डूइंग दैट, आई एम अफ्रेड इन डूइंग दैट, इन गलत है, क्या बोलना चाहिए? आई एम अफ्रेड टू डू दैट, आई एम अफ्रेड टू डू दैट। तो देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहां पर उड़ान भरने से संबंधित दो कहानियां। ए यंग सीगल, एक छोटा सा समुद्री कौवा, कनकौवा, एक छोटा सा समुद्री कौवा, ठीक है। समुद्री कौवा होता है बच्चों टोड, इसको टोड कौवा बोलते हैं गांव में, टोड है ना। तो यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, अर्थात एक छोटा सा समुद्री कौवा जो है वो उड़ान भरने में क्या है, बड़ा भयभीत है। हाउ डज ही कंक्योर ऑन हिज फियर, वह अपने डर के ऊपर क्यों कर विजय प्राप्त करता है। मैंने क्या बोला, इसमें क्या लिखा, मैंने ये बोला हाउ डज ही कंक्योर ऑन हिज फियर, ये ऑन बच्चों मैंने गलत लगा दिया, ये ऑन मैंने क्या कर दिया, कंक्योर एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद ऑन नहीं आता, अटैक एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद ऑन नहीं आता, ठीक है बच्चों। अटैक के बाद कभी ऑन नहीं आता, कंक्योर के बाद कभी ऑन नहीं आता, और एंटर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में इनटू नहीं आता, डिस्कस एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में अबाउट नहीं आता, ऑर्डर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में फॉर नहीं आता। ओके बच्चों देखिए, यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कंक्योर हिज फियर, वह अपने डर के ऊपर क्यों कर विजय प्राप्त करता है, वह अपने डर के ऊपर क्यों कर विजय प्राप्त करता है। और दूसरी कहानी है पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, दूसरी कहानी है बच्चों एक विमान चालक खो गया है। कौन खो गया है, एक विमान चालक खो गया है तूफान के बादलों में। डज ही अराइव सेफ, क्या वह अपनी मंजिल के ऊपर, अपने गंतव्य स्थान के ऊपर बिल्कुल सुरक्षित और महफूज हालात के अंदर पहुंच पाता है। हु हेल्प्स हिम, उसकी सहायता कौन करता है। अंतरिक्ष के अंदर एक पायलट अपना रास्ता भूल गया है, बादलों की ओट में खो गया है, एंड नोबडी इज देयर टू गाइड हिम, कोई उसको गाइड करने के लिए नहीं है। इधर से जितने भी जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर जो सारे कनेक्शन टूट गए हैं, क्या वो बिल्कुल सुरक्षित अपनी मंजिल तक आता है, और अगर आता है तो हु हेल्प्स हिम, ऐसी परिस्थिति के अंदर कौन उसकी सहायता करता है। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि ये जो चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसका मोटा मोटा इंट्रो हमने पढ़ा। एंड इन नेक्स्ट क्लास, और जो आगे वाली कक्षा होगी उसमें बच्चों हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।